जन्म पत्र का नाम बताया था ना आपने, उसमें संख्या अगर सम आ गई 36 या फिर तो 4 संख्या के लिए हम कैसे लिखेंगे? शेष 0 बचेगा ना अगर हम 4 से भाग देंगे, तो उसमें 4 संख्या के लिए क्या करेंगे? पूरी 4 ही मानी जाएगी उसको। संख्या 1 2 3 बचेगा, नहीं तो 4, मैंने जो 0 बच गया उसका नाम 4 होगा, नहीं तो 0 1 2 3 बोलना चाहिए ना। आप 36 तो छोड़ो, शुरू के 4 ही ले लो, कुल मिल के 4 ही हो गया मान लो, तब क्या होगा? 4 से भाग तो 0 हो जाएगा, 8 आएगा तो 0 हो जाएगा, जो भी 4 के गुणा में जाएगा 0 आएगा, ये संख्या आना ही है। ये नक्षत्र क्या 27 है, 24 नंबर वाला नक्षत्र मान लो और उधर भी अंक जोड़ दो, सब मिला करके काफी नंबर आएगा ना, तो उसमें सब में आएगा, तो उसमें ये होता है 0 1 2 3 कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कह दिया 1 2 3 4 का, उन्हें 4 जा रहे वो 0 को कह रहे। विभाग में ऐसे करना पड़ेगा। जन्म ज्ञान, भले आप प्रसव काल में बच्चे का जन्म कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है देख नहीं रहे हैं, लेकिन जब लग्न कुंडली बन जाएगा उससे मालूम हो जाएगा बच्चे का जन्म कैसे हुआ था। शीर्षोदये विलग्ने मूर्धा प्रसवो अन्यथोदये चरणौ उभयोदये च हस्तौ शुभौ दृष्टा शोभनो अन्यथा कष्टम। 9 10 10 9 विषम जो है छंद है। शीर्षोदय लग्नों में यदि जन्म हुआ है तो समझिएगा वो बच्चा गर्भ से बाहर सिर पहले निकला, बाद बाकी शरीर निकला। मूर्धा प्रसवो, सिर पहले निकल बाहर, बिल्कुल पक्का शीर्षासन में था लगता है, अतः शीर्षासन से सिर पहले निकल आता है और वो जो है बाकी शरीर बाद में निकलता है। अन्यथोदय अर्थात जो पृष्ठोदय में हो तो चरणों, सीधे खड़े खड़े उत्थान आसन में रहा होगा अंदर में, इसे पैर से पहले पैर अंत बाहर आएगा, उसके बाद बाकी शरीर अंत में सिर बाहर निकलेगा। उभयोदय च हस्तौ, और उभयोदय लग्न में जन्म हो तो प्रथम उसके हाथ की तरफ से वो बाहर निकलता है, बाकी अंग बाद में निकलते क्रमशः। शीर्षोदय लग्न कौन है? मिथुन सिंह कन्या तुला वृश्चिक एवं कुंभ, इनमें जन्म हो तो सिर से प्रसव होगा। पृष्ठोदय राशियों ने मेष वृषभ मिथुन कर्क धनु और मकर, मिथुन भी आज्ञों से लिख दिया, दोनों जगह मिथुन लिख दिया, मिथुन नहीं होना चाहिए। मेष वृषभ कर्क धनु मकर, इनमें हो तो जन्म हो तो बालक जो है पैर से जन्म लेता है। और उभयोदय माने मीन राशि में लग्न हो तो जन्म हो तो प्रथम हाथ में, फिर शेष अंग निकलते हैं। देखिए इसमें है ना उदय के बारे में, पृष्ठोदय मेष है पृष्ठोदय, वृषभ भी पृष्ठोदय, मिथुन जो है शीर्षोदय, कर्क पृष्ठोदय, सिंह शीर्षोदय, कन्या शीर्षोदय, है ना। ठीक आ रहा है, मिथुन ही गड़बड़ कर दिया, यहाँ नीचे नहीं होनी चाहिए, ऊपर वाला में होना चाहिए। शीर्षोदय है ना, मिथुन जो है शीर्षोदय है। तुला शीर्षोदय ठीक आया, मिथुन सिंह तुला शीर्षोदय, कन्या भी शीर्षोदय, मिथुन सिंह कन्या तुला, वृश्चिक भी शीर्षोदय, धनु पृष्ठोदय, मकर पृष्ठोदय, कुंभ पुनः शीर्षोदय, कर्क धनु और मकर। ठीक है, मेष वृषभ कर्क धनु मकर, ये है आपके पृष्ठोदय। बाकी मीन राशि तो हमेशा उभयोदय होता है। अरे लग्न पर जब शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो शुभ मानो, जन्म शुभ होगा, और यदि लग्न पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो समझना चाहिए बच्चे का जन्म बड़ा कष्ट कर रहा है। आजकल जैसे हो तो सीजरियन कर दो बोलते हैं, ऑपरेशन करके निकाल देते, बड़ा कष्टप्रद है ही ऑपरेशन में, तो काफी दिन तक सिलाई विलाई लगा देते हैं, बड़ा मुश्किल होता है घूमना फिरना स्त्री का भी। ये कह दिया हस्त शुभ दृष्टा शोभनो अन्यथा कष्टम, शुभ ग्रह से दृष्ट हो लगना तो शुभ रहेगा और नहीं तो अशुभ ने कष्टकर होगा।
यमल योग का वर्णन करते हैं, ये भी 9, 10, 10, 7 है यहाँ, बल्कि 10, 9 भी नहीं, 9, 10, 10, 9 था वो, ये 9, 10, 10, 7 पादों का है। सूर्य चतुष्पदस्थ शेषा द्विशरीर संस्थिता बलिनः केशैर वेष्टित देहौ यमलौ खलुतौ प्रसूयेते। सूर्य चतुष्पद संजक राशियों में हो और शेष सभी ग्रह द्विस्वभाव वाले राशियों में हो, तो द्विशरीर में द्विस्वभाव वाले राशियों में स्थित हो, तो बालों से लिपटे शरीर वाले हो करके वह बच्चे, वो भी कैसे, जुड़वे बच्चे अवश्य पैदा होते हैं। यमल बने जुड़वे, तो जुड़वे बच्चे पैदा हो जाते, समझ लेना चाहिए जब सूर्य चतुष्पाद संजक राशियों में हो। वो भी इस चित्र में लिखा है, चतुष्पाद कौन है ना, द्विपाद कौन है, सारे वर्णन इसमें पूर्व चित्र में ही दिखाई देगा आपको। चर स्थिर द्विस्वभाव, फिर चर स्थिर द्विस्वभाव, एक क्रम से रख रहे, चर स्थिर द्विस्वभाव। द्विस्वभाव वाले आपको बनेगा इसे 3, 6, फिर द्विस्वभाव लाएगा 9 एवं 12, 3, 6, 9, 12 ये द्विस्वभाव वाले हैं। शेष सबको इकट्ठा ले लिया, चर और स्थिर को इकट्ठा ले लिया, चतुष्पद कह दिया। तो द्विशरीर संस्थिता बलिनः, द्विस्वभाव राशियों में स्थित बलवान ग्रह हो तो केशैर वेष्टित देहो, बालों से लिपटा हुआ शरीर वो पैदा होगा, दोनों के दोनों जोड़े होंगे। अब मुख जन्मता ही गूंगा, ये कैसे पता चलता है उसके लिए बता रहे। 11, 9, 8, 7 ये भी विषम छंद है। क्रूर ग्रह संधिगते शशिनी वृषे भौम सौरि संदृष्टे मूकः सौम्यर दृष्टो वाचम कालांतरे वदति। जन्म समय में यदि सभी पाप ग्रह, क्रूर ग्रह संधिगत है, सभी प्राणियों की संधियों में अंतिम अंशों में स्थित, संधि काल होता है क्या, अंतिम अंशों में होना, आरंभिक अंश में होना। एक राशि जब समाप्त हो, जिसे शुरू होना है, वो जो अंतिम इधर का दो अंश उधर का दो अंश, उसको संधि काल कहा जाता है। सभी राशियों में ऐसे होगा। तो संधि काल में विराजमान मने और जितने क्रूर ग्रह है सब के सब का 28 अंश से ऊपर होनी चाहिए, 28, 29, 30 का होनी चाहिए, या उधर 1, 2 का होना चाहिए। ऐसे जो 29, 30वें अंश, उधर 1, 2 अंश, 2 इधर 2 इधर, दोनों राशियों का, उसका नाम संधि काल। ऐसी स्थिति में ग्रह बैठे हो तो क्रूर ग्रह संधिगते शशिनी, अंतिम अंश में स्थित हो, और चंद्रमा कहाँ हो, वृषभ राशि में हो स्थित हो, और वहां वृषभ राशि स्थित उस चंद्रमा को भौमी सौर्य संदृष्टे, मंगल और शनि से वो चंद्रमा दृष्ट होना चाहिए, तब वह जातक निश्चित रूपेण मूक हो, गूंगा हो पैदा होगा। और यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, मंगल और शनि की अपेक्षा से भिन्न जो शुभ ग्रहों से दृष्टि हो, तो कुछ समय बाद बालक बोलने लगेगा। शुरू में गूंगा जैसे रहेगा, 5-6 साल बाद में बोलने लगेगा। कई होते हैं इस प्रकार के। अभी 2 बच्चों का अपने सामने में है, एक अहमदाबाद में एक परिवार आता है, अब वो लोग जोधपुर शिफ्ट हो चुके हैं पिता के पास। उनका बेटा है, जब बिल्कुल छोटा था तो बोलता भी था, बताते हैं, उसके बाद में एकदम गूंगा हो गया, बोलता ही नहीं है, 5-6 साल का हो गया है। अब बोलेगा कि नहीं बोलेगा, भगवान जाने क्या होगा आगे। लगे हैं लोग सब। इधर से एक और है, उस जन्म से गूंगा, बोल नहीं रहा। प्रेम से ग्रह कई पंडितों ने कह दिया ये जो है 7 साल के बाद बोलेगा, इसलिए हमारे पास भी लाए कुंडली दिखाने।
तो हमने देखा भाई हाँ 7 साल के बाद योग तो है लेकिन कमजोर योग है, उसके लिए उपाय पहले करोगे तो होगा, नहीं तो 7 दूनी 14 में जाएगा। तो भाषा नहीं बोल पाएगा, बट बोल तो लेगा, बट मुश्किल पड़ेगा, तोतलापन रहेगा। तोतला होता है ना, तोतलेपन रहेगा। ये उपाय कर रहे हो लोग, क्योंकि 6 साल हो गया, 7वें साल में लगने वाला है, अंतिम में है, तो अभी कर लो जल्द से जल्द। इस तरह से ग्रह योग होते हैं। वो शुभ ग्रहों से दृष्टि दी है, फिर अब बालक कालांतर में जाकर के अवश्य बोलने लगता है, आजीवन गूंगा नहीं रहेगा। अब आता है राजयोग, पुनः ला रहे हैं। दक्षिणांशे ग्रह सर्वे दीप्तानस्तमिते क्षणाः तस्य 30तमे वर्षे गजोद्वारे अवतिष्ठति। जन्म चक्र से दक्षिण भाग में ये सभी ग्रह विराजमान है। और कैसे हैं सभी ग्रह? दीप्त है, मेरे तेजस्वी है और बलवान है। अनस्तमित एक क्षणा, अस्तमित नहीं है मैंने बलवान है। अस्त को प्राप्त हो गया तो दुर्बल हो गया, अस्तमित नहीं है, अनस्तमित है मैंने बलवान है। अगर पढ़े हो तो वह जातक तस्य 30तमे वर्षे, उस जगह 30 वर्ष की आयु होने पर उसके दरवाजे पर हाथी विराजमान हो जाता है। मैंने राजा भेजता है उसको सम्मान करने के लिए, और हाथी पर उसको ले जाया जाएगा सम्मान में। एक जमाने में था हाथी भेजते थे और जो है पालकी भेजते थे। ब्राह्मण हो तो पालकी, क्षत्रिय वैश्य हो तो हाथी, शूद्र हो तो खच्चर, सुपर क्वालिटी खच्चर भेज जाएगा, नहीं हरब का। वो खच्चर पर उसको स्वागत करेगी बुला के, ऐसे एक प्रथा थी। और आजकल तो सम्मान करने के लिए कोई टिकट भेज देते हैं प्लेन का टिकट, ट्रेन का टिकट भेज देंगे, आप आ जाइए और हम सम्मान करना चाहते ले लीजिए। पद्म भूषण, पद्मश्री, क्या क्या होता है, जमाने के हिसाब से चलता है। मैंने आपके द्वार पर टिकट आएगा, आज के जमाने के हिसाब से अर्थ करना है, नहीं कहाँ का टिकट आएगा? स्वर्ग का ये दिल्ली के लिए। तस्य 30तमे वर्षे गजोद्वारे अवतिष्ठति, अर्थात सप्तम से लग्न पर्यंत सभी ग्रहों की स्थिति, सप्तम से लग्न पर्यंत सभी ग्रहों की स्थिति हो तो जातक 30 वर्ष आयु में ही राजा के समान धनवान हो जाता है, ये अर्थ लेना है। 7 से 12 लग्न तक, दक्षिण गोलार्ध, कुंडली के दक्षिण गोलार्ध, दोनों के बायां जो है वाम गोलार्ध, 1 से 7 तक, 1 से 7, 7 से 12, इस तरह से हिसाब का चलता है। तो दक्षिण गोलार्ध में रहेगा सभी ग्रह, तब मैंने पूर्ण काल सर्पयोग दक्षिण गोलार्ध को लेकर के 7 से 7 में राहु और 1 में केतु हो, और उसके सारे अंदर आ गया सब के सब ग्रह, तो पूर्ण काल सर्प रहते हुए भी वह व्यक्ति दक्षिण गोलार्ध में सभी ग्रह होने के कारण से राजा के समान हो जाता है। चतुस्सागरगे चंद्रे कोणे चैव दिवाकरे अपि दासकुले जातः सोपि राजा भविष्यति। केंद्र स्थानों में यदि चतुस्सागर योग बोलते हैं, केंद्र स्थानों में यदि चंद्रमा विराजमान हो तथा कोणे चैव दिवाकरे, त्रिकोण में 5 और 9 भाव में जो है सूर्य विराजमान हो तो अपि दास कुले जातः, वह बच्चा जो जन्मा है या बच्ची जो जन्मी हुई है वह भले दास कुल में है, माने शूद्र कुल में पैदा हुआ है, फिर भी सोपी राजा भविष्यति, वह तब भी निश्चित रूपेण कालांतर में अवश्य ही राजा हो जाएगा। त्रिवी स्वस्थैर्भवेन्मन्त्री त्रिवीरुच्चैर्नराधिपः त्रिवीर्नीचैर्भवेद्दासस् त्रिवीरस्तंगतैर्जड़ः। ये 3 ग्रह स्वराशि में स्थित हो तो, अपनी राशि में स्थित हो तो वह व्यक्ति अवश्य मंत्री हो जाएगा। त्रिवीर उच्चैर, ये 3 ग्रह उच्च राशियों में हो उस कुंडली में तो वह व्यक्ति अवश्य राजा हो जाएगा।
और 3 ग्रह यदि अपने अपने नीच राशि में विराजमान है तो व्यक्ति नौकर होकर दास बन जाएगा। और 3 ग्रह कुंडली में यदि अस्त को प्राप्त हुए हैं तो निश्चित वह जातक जड़ हो जाता है, जड़ बुद्धि वाला हो जाएगा। इस प्रकार से विशिष्ट योगों का विचार समाप्त हो गया भाव विचार के सहित। तो अब नवग्रहों के पुरुषाकार चक्र पर विचार करते हैं। हर एक ग्रह का पुरुष के आकार में चक्र बनाया जाए। पुरुषाकार चक्र मतलब क्या? आदमी का बना दो चित्र, सर गला वला ये सब हाथ पैर सब बना दो, चित्र बना दिया। अब कौन से ग्रह है आप चक्र बनाना चाह रहे हैं, उस ग्रह को सबसे ऊपर सुर पे रख दो। और जिस राशि में पैदा हुए चक्र नक्षत्र, उसके आधार फिर क्रम सब नक्षत्रों का नाम लिखना है। अब आपका नक्षत्र जहां पड़ रहा है, आपकी जन्म नक्षत्र हो, उसके आधार फल निर्णय हो जाएगा। उसके लिए पहले सबसे पहले सूर्य पुरुष चक्र आरंभ होता है। लिखित्वा नर चक्रंच यत्र सूर्यो व्यवस्थितः तन्नक्षत्रादित्रयं तत्र दद्याच्च नरमस्तके वदने च त्रयं दद्यात् एकैकं स्कन्धयोर्द्वयोः बाहुद्वये तथैकैकं पाण्योश्चैकैकमेव च ऋक्षाणि हृदये पञ्च नाभौ स्यादेकमेव हि ऋक्षं गुह्ये भवेदेकम् एकैकं जानुकद्वये नक्षत्राणि षडन्यानि दद्यात् पादद्वये बुधः पादस्थिते च नक्षत्रं निर्धनुवल्पायुरेव च। इससे आगे फलों का वर्णन होगा, पहले चक्र को समझें आप। यहाँ आगे में पृष्ठ में कुछ गलतियां भी लिखी गई है, उसको सुधारते करेंगे। लिखित्वा नर चक्रम, पुरुषाकार चिन्ह बना दो। नहीं, सिर, चेहरा, 2 आंख, नाक, मुंह थोड़े बना दी, नहीं करते कि नहीं चित्र। तो हाथ, पेट थोड़ा छोटा, नहीं फिर मोटा जैसे बना लो, अपने जैसे बना लो, नहीं तो और 2 पैर बना दो। अब उसमें क्या करना बोल रहे थे? नर चक्र बना लिया। यत्र सूर्यो व्यवस्थित तन्नक्षत्रादित्रयं तत्र दद्याच्च नरमस्तके। सूर्य जिस नक्षत्र में व्यवस्थित है, जब आपका जन्म हुआ उस समय सूर्य किस नक्षत्र पर था देख लेना कुंडली में, पंचांग में बता देगा। हर एक ग्रह अलग अलग नक्षत्र में रहता है ना, हर एक ग्रह अलग अलग नक्षत्र में विचर रहा है, संबंधित रहता है। तो सूर्य आपके जो बच्चे के जन्म काल में जिस नक्षत्र में है वह नक्षत्र, उससे आगे का 2-3 नक्षत्रों को सिर पर लिख देना। तन्नक्षत्रादित्रयं तत्र दद्याच्च नरमस्तके। उस मनुष्य के मस्तक भाग में 3 नक्षत्रों नाम लिख दीजिएगा। उदाहरण अगले पृष्ठ में दोनों के एक साथ मिलाते बोलूंगा तो सुविधा होगा अर्थ समझने में। देखो उदाहरण है, जन्म नक्षत्र मघा माना किसी का, जन्म समय में सूर्य वृष राशि में, बच्चे का जन्म का जो नक्षत्र, चंद्र का नक्षत्र जो क्या था, मघा नक्षत्र में जन्म पैदा हुआ बच्चा। लेकिन सूर्य किस नक्षत्र में है? वृषभ राशि में बैठा हुआ है, रोहिणी नक्षत्र में है। तो समय में सूर्य वृष राशि में रोहिणी नक्षत्र पर था। चंद्र के अनुसार जन्म राशि बनेगा, मघा के अनुसार सिंह राशि हो जाएगा। लेकिन सूर्य किस नक्षत्र में है उस समय में? वृषभ राशि में, रोहिणी नक्षत्र से संबद्ध है। अतः मस्तक में कौन से आएंगे? रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा। इन 3 नक्षत्रों को सर पर लिख देना। लिखा है ना वहां चित्र में भी, इधर जो दिया रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, ये 3 नक्षत्र अंग होगा, सिर पर रखना है। फिर आप उसके बाद कहते वदने चत्रयं दद्यात्, उसके बाद के 3 चक्र मुख पर लिख दो। बाद के 3 कौन है? पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा। इन 3 नक्षत्रों को मुख पर लिखिएगा। फिर वदने चत्रयं दद्यात् एकैकं स्कन्धयोर्द्वयोः
एक जो है दाहिने स्कंद और दूसरा बाएं स्कंद पर लिखिएगा मघा और पूर्वा फाल्गुनी 2 नक्षत्र। एवं स्कंद के बाद भुजा पे, स्कंद मैंने कौन सा होता है, ये हिस्सा, ये स्कंद है, ये भुजा हो गया, यहां से भुजा शुरू हो जाता है, ये हिस्सा। स्कंद के ऊपर नक्षत्र जो हड्डी होती है ये स्कंद कहा जाता है। स्कंदारूढ़ ना, गरुड़ स्कंदारूढ़ विष्णु भगवान कहा जाते हैं ना, स्कंद ये होता है। तो वहां पर अब 2 नक्षत्र लिखेंगे, मघा और पूरा फाल्गुनी, और भुजा पर जो 2 नक्षत्र लिखेंगे आप, उसके अगला 2 कौन है, उत्तरा फाल्गुनी और हस्त। बाहुद्वये तथैकैकम पाण्योश्चैकैकम में बच्चा। उसके बाद दोनों हाथ हथेलियों पर लिखिएगा चित्रा और स्वाति, ठीक है। फिर आता है उसके बाद एकैकम हस्त हो गया, फिर पंचनाभौ, 5 जो है नाभि, यहां लिख दिया गलत अंक, क्या लिखा है, अंक 2 लिखा है ना, हाँ 5 बनाओ उसको अंक। 5 नक्षत्र विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल और पूर्वाषाढ़ा, ये 5 जो है हृदय देश में बैठेगा। ऋक्षाणि हृदय 5 नाभौ स्याद्येकम में वही, और नाभि में एक ही रहेगा उत्तराषाढ़ा, वहां भी गलत अंक लिखा है, ऊपर 5 करो और इसमें जो भी लिखा है ठीक करो, एक ही रहेगा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र नाभि में, हृदय में 5, नाभि में 1। और उसके बाद कहा नाभि के बनाभव से देकम में वही ऋक्षं गुह्ये भवे देकम, एक नक्षत्र गुह्य स्थान में, माने श्रवण नामक नक्षत्र गुह्य स्थान, जनेन्द्र के सामने लिखना है। और उसके बाद एकैकम जानुकत्वये, दोनों घुटनों पे, एक धनिष्ठा दाहिने घुटना, बाएं घुटने पर शतभिषा नक्षत्र को लिख दो। फिर बच गया आपका शेष 6 नक्षत्र, नक्षत्राणि षड अन्यानि दद्यात्पादद्वये बुधः, 3 दाहिने पैर पे और 3 बाएं पैर पे, ये 6 नक्षत्र लिखिएगा। पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती दाहिना पैर, अश्विनी, भरणी, कृतिका ये बाएं पैर पर लिखो। इस प्रकार से कुल 27 नक्षत्रों को लिखना पड़ता है। यही तरीका वहां आगे भी समझना। योगे सूर्य जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र को सबसे पहले रखा सर पे, उसके बाद क्रम से शुरू करते हैं पूरे 27 नक्षत्र। आगे में चंद्र जिस आप ये बोला, जैसे यही दृष्टांत में चंद्र कहाँ बोला था, मघा है कि नहीं, तो मघा को पहले को सर पे, फिर वहां से 3 से जो क्रम से सर लिखना पड़ता है। जब चंद्र के पुरुषाकार चक्र बनाओगे, हर एक ग्रह का इसी प्रकार समझना है। तो 27 नक्षत्र पूरे हो गए। आगे आप फलांग देखिएगा। फल के बारे में क्या कहा, पाद स्थिते च नक्षत्रम निर्धनो वल्पायुरेव च, पाद में स्थित नक्षत्रों में यदि आपका चंद्र विराजमान जन्म हुआ है तो वह व्यक्ति निर्धनी हो जाएगा, अल्पायुरेव च, और अल्पायु वाला हो जाएगा। विदेश गमनो जातो गुह्ये स्यात् पारदारिकः, अल्पतोषी भवेन्नाभौ हृदयेच्छेश्वरस्तथा। और गुह्य स्थान में विद्यमान जो नक्षत्र है ना, उससे पहले दोनों घुटनाओं को लेना है ना, पैर हो गया, पैर के बाद दोनों घुटना है, वो विदेश गमन करेगा। और गुह्य में हो तो पारदारिक, पर स्त्री पर पत्नी, दूसरे की पत्नी के साथ संबंध रखने वाला बन जाएगा। अल्पदोषी तोषी भवे ना भव, नाभि का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म हुआ है, फिर तो वह क्या होगा, अल्पतोषी होगा, कम संतुष्ट रहने वाला। लोभी लालची रहेगा तो कम संतुष्ट रहेगा। और हृदयस्थ जो बताया था 5 नक्षत्र, उनमें से कोई नक्षत्र में आपका राशि बन रहा है, जन्म राशि, फिर तो क्या होगा, ईश्वरस तथा, वो ईश्वर के समान हो जाएगा। पान युग में च तस्कर, और उस पर क्या है, हथेली 2 हाथ के नक्षत्र, चित्रा और स्वाति उसकी जन्म नक्षत्र दी है, फिर तो चोर बनेगा। बाहुस्थान च्युतो भवेत, और बाहु में विद्यमान नक्षत्र में यदि उसका चंद्र हो विराजमान, जन्म राशि माना जाए, नक्षत्र मानेंगे, फिर तो क्या हो जाएगा, स्थान से च्युत होगा। जो कोई पद आदि मिलेगा उस पद से च्युत हो जाएगा, गिर जाएगा।
स्कंदे गज स्कंदगामी, स्कंद का जो नक्षत्र है उन नक्षत्रों में यदि उसका जन्म हुआ है, चंद्र है, फिर तो क्या हो जाएगा, वो उसको गजगामी हो जाएगा, हाथी पर बैठ के घूमने फिरने वाला बनेगा। हाथी पर घूम के बैठ के कौन घूमेगा फिरेगा, राजा या महात्मा, दो ही तो होता है। इसे महाराज बोलते हैं, राजा तो है ही है, राजा तो जाएगा, महाराज भी जाएंगे। हाथी पर सवार होकर चलते हैं महात्मा शाही स्नान में। और गजस्कंदगामी मुखे मिष्टान्न भोजन, मुख में जो 3 राशि 3 नक्षत्र बताया, वो नक्षत्र यदि आपका जन्म चंद्र के नक्षत्र संबंध नक्षत्र यदि है तो हमेशा मिठाई खाने को मिलते रहेगा, भंडारा खूब मिलते रहेंगे। मिष्टान्न भोजन मस्तकस्ते च नक्षत्रे पट्टबंधो भवेन्नर, और मस्तक में विद्यमान जो 3 नक्षत्र बताया था, उन 3 नक्षत्रों में यदि जन्म हुआ व्यक्ति है, चंद्र है, फिर तो क्या होगा, वह निश्चित रूपेण पट्टबंध हो जाएगा, मैंने राजा बन जाएगा। इस प्रकार सूर्य नक्षत्र तो जन्म नक्षत्रम इति गण्यते, सूर्य नक्षत्र से आरंभ करके जन्म नक्षत्र सारी चीजों की गणना किया जाता है और उसका फल संक्षेप में वर्णन किया जाता है। जन्म नक्षत्र शरीर के जिस भाग में हो उसी के अनुसार उसका फल होता है। देखो हिंदी में भी लिखा, जन्म लग्न शरीर के जिस भाग में है उसके अनुरूप उसको फल मिलता है। इस प्रकार से आपने देखा सूर्य पुरुष चक्र आपने बनाया, हर एक ग्रह का आगे बताएंगे। इस बीच संक्षेप में आयु विचार पुनः अभिव्यक्त करने आरंभ करते हैं। शतवर्षाणि जीवेत श्रो जातो न संशय, मुखेन 80 वर्षाणि स्कंदाभ्यां च तथैव च, हस्ताभ्यां बाहुयुग्मेन जीवेत 7 अष्टषष्टिर हृदि प्रोक्ता, नाभावपि तथैव च, गुह्ये च 60 वर्षाणि चाष्टौ वर्षाणि जानुनी, पादयो 6 वर्षाणि रविचक्रे क्रमेण ही। रविचक्र में सूर्य चक्र में विराजमान जो दृष्टांत वाला में रोहिणी से लेकर के कृतिका पर्यंत इन 27 नक्षत्रों में से जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उसके अनुसार आयु का अंदाजा लगाया जा सकता है। 100 वर्षाणि जीवेत शिरो जातो, सिर में जैसे दृष्टांत में कौन है 3 नक्षत्र, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा। यदि नक्षत्र उसके राशि का नक्षत्र यदि हो, जन्म राशि का नक्षत्र यदि हो, फिर तो वह व्यक्ति निश्चित रूपेण पूरे 100 साल जिएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मुखेना, मुखगत 3 नक्षत्रों में यदि जन्म हुआ है 80 वर्षाणि 80 साल आयु होगा। स्कंदाभ्याम, स्कंद के 2 स्कंदों के जो 2 नक्षत्र जो होगा उनमें जो जन्म आएगा तो उसका क्या स्थिति होगी, कह दिया स्कंदाभ्यांच तथैव च, वह भी उसी प्रकार से 80 साल जिएगा। हस्ताभ्याम बाहुयुग्मेन च जीवेत 7 ही, हस्त के जो 2 नक्षत्र बताया गया था और बाहु के 2 नक्षत्र, कुल उन 4 नक्षत्र में से किसी नक्षत्र पैदा हो तो वह व्यक्ति निश्चित रूप में 77 साल जिएगा। 7 ही, 70 मैंने 70 और 7 77 साल उसका आयु होगा। और हृदय में कहा गया जो 5 जो नक्षत्र कहा गया था उसमें जन्मने वाला 68 और अष्टषष्टिर हृदय प्रोक्ता, नाभावपि तथैव च, और नाभि में 1 नक्षत्र कहा गया था, 5 और 1 6 नक्षत्र में जन्मा हुआ जो व्यक्ति है जो वो क्या होगा, उसका 68 वर्ष आयु हो सकता है। गुह्ये च 60 वर्षाणि, गुह्य में भी 1 ही नक्षत्र है, वहां उस नक्षत्र यदि जन्मा हो तो 60 साल आयु। 8 वर्षाणि जानुनी, और जानो प्रदेश घुटने में जो कहा कि जो नक्षत्र है, कितने नक्षत्र है, 2 नक्षत्र, उन नक्षत्रों में जन्मा हुआ है बालक, फिर तो उसका आयु अधिक से अधिक 8 ही होगा। पादयो 6 वर्षाणि, पाद के जो 2 नक्षत्र बताए गए उनमें 6 नक्षत्र बताए गए, उन 6 नक्षत्र में जो पैदा होता है उसकी आयु अधिक से अधिक 6 साल होता है। ऐसे रवि चक्र के आधार पर विद्यमान आपके जन्म नक्षत्र के अनुसार आयु का संक्षेप में परिचय करा दिया। बाकी सब ग्रहों का पुरुष चक्र आरंभ होता है क्रमशः।
चंद्र पुरुष चक्र आरंभ करते हैं। यदृक्षम पूर्णिमायांतो तदादि त्रीणि मस्तके मुखे त्रीणि भुजे षट्कम हृदि त्रीण्युदरे त्रयम गुह्ये त्रीणि पदे षट्कम नेसे चंद्रस्य सर्वदा यावत् स्वजन्म नक्षत्रम गणनीयम् इति क्रमात् अर्थसिद्धिर् नु वृत्तश्रीः कुशलं चाद्भुतं शुभं मार्ग मृत्युं श्रियं क्षेम मिति चंद्र फलम वदेत। जन्म समय से जो पूर्णिमा जिस नक्षत्र में था, आपका जन्म जिस मास में हुआ है उस मास के पूर्व मास की जो पूर्णिमा का दिन चंद्र किस नक्षत्र से संबद्ध था, वह नक्षत्र से 3 नक्षत्रों को सिर पर लिखिएगा। जैसे होता है ना माघ मास, माघी पूर्णिमा, मघा नक्षत्र रहेगा पूर्णिमा पे। पौष मास है, पुष्य नक्षत्र रहेगा। मार्गशीर्ष मास में मृगशीर्ष नक्षत्र रहेगा। 12 मास में जो पूर्णिमाओं में 12 नक्षत्रों का योग होता है। अतः उनको उसी नक्षत्र के नक्षत्र युक्त काल सूत्र आपने पढ़ा है, व्याकरण में लघु में भी आया है, नक्षत्र युक्त काल। अतः उसके आधार पर इन स्त्रीलिंग में पूर्णिमाओं को बन जाता है। कार्तिकी पूर्णिमा बोल देते हैं हम लोग, कृतिका नक्षत्र पूर्णिमा का दिन। इसलिए आप जिस महीने में पैदा हुए हैं उस महीने के पूर्व महीने का जो पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा का जो नक्षत्र होगा उस नक्षत्र से आरंभ करना है सिर से। यदृक्षम पूर्णिमायांतो तदादि त्रीणि मस्तक है, उसको पहला से आरंभ करके 3 नक्षत्रों को मस्तक पे लिखिएगा। मुखे त्रीणि भुजे षट्कम, मुख पर 3, फिर भुजाओं में 6 बोल दिया, वहां यहां में अंतर कर दिया। देखिए हृदय त्रीणि, हृदय में 5 था, हृदय यहां 3 कर दिया। वहां स्कंद थे, स्कंद को यहां लिया ही नहीं, यहां स्कंद पर कुछ नहीं लिखा जाएगा। दोनों चक्रों में अंतर है, हर एक चक्र में फर्क है। हृदय त्रीणि उदरे त्रयम, और यह पेट ले लो, वहां उदर नहीं लिया था, यहां पेट ले लो। उदर में 3 नक्षत्रों, गुह्य में वहां 1 था, यहाँ 3, और वहां भी पैर में 6, यहाँ भी पैर में अंतिम 6। जैसे चंद्र से सर्वदा, ऐसे न्यास करने से चंद्र का पुरुषाकार चक्र का सिद्धि हो जाती है। यावत् स्वजन्म नक्षत्रम गणनीयम इति क्रमात्, और जहां तक आपके अपने जातक के जन्म नक्षत्र पर्यंत गणना करने से स्थान के अनुसार जन्म नक्षत्र तक गणना करो। जहां है आपका जन्म नक्षत्र, वह जो भी स्थान है, हृदय में है या उदर में, कि कहां पड़ रहा है वो नक्षत्र, उसके अनुसार ही आपको फल मिलेगा। क्या है कर्मशः फल, वो भी बता दे रहे हैं। जन्म सिर पर हो तो अर्थ सिद्धि में धन लाभ होगा, मुख में हो तो ड्री वृत्त नुह सिद्धिर्नु वृत्तश्री, मुख पर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और भुजाओं पर हो तो कुशल होगा, कल्याण होगा। अद्भुतम क्रम से लेना है। हृदय पर हो तो अत्यंत शुभकारक होगा, अद्भुत होगा। उधर पर हो तो मार्ग में मृत्यु होगा, मार्ग मृत्युम। और गुह्य स्थान में हो तो आपका श्रियम क्षेममिति, और पैरों पर विद्यमान नक्षत्र में आपके जन्म हो तो हमेशा कल्याण ही कल्याण होगा। इस प्रकार से आपके चंद्र के नक्षत्र का चंद्र चक्र के आधार पर फल निर्णय होता है। मंगल पुरुषाकार चक्र देखिए, भौम पुरुष चक्र। यस्मिन् वृक्षे भवेत् भौमस् तदादि त्रीणि मस्तके मुखे त्रीणि त्रयम् नेत्रे कंठे द्वे च चतुष्करे पंचोदरे त्रीणि गुह्ये पादे चत्वारि दापयेत् जन्मवृक्षं स्थितं यत्र फलं तत्र वदेत् पुमान्। मुखे रोगं सुखं नेत्रे शिरो राज्यं रुजाकरे कंठे रोगी धनी वक्षे गुह्ये पादे च विभ्रमः। जिस नक्षत्र से संबद्ध मंगल होगा भवेत् भौमः, मंगल ग्रह जिस नक्षत्र संबद्ध होकर रहता है आपके जन्म काल में, उस नक्षत्र से आरंभ करो। उस नक्षत्र से 3 नक्षत्रों को मस्तक पर लिखिएगा, उसे आगे के 3 को मुख में, फिर 3 को नेत्र में लिखना है। दायां बायां
बीच वाला नेत्र तो नेत्रों में लिख दो। और कंठ में 2 नक्षत्र, करे कर में 4 नक्षत्र लिखिएगा। पंच उदरे, उदर में 5, 3 गुह्य में और पाद में अंतिम शेष बचा हुआ 4 नक्षत्र नामों को उल्लिखित कर दें। इस प्रकार से करने के बाद यत्र जन्म स्थितम, आपके जन्म का चंद्र के राशि के अनुसार जो नक्षत्र जहां स्थित है उसी के अनुसार आपको क्या करना है, पुरुष चक्र का फल बता देना है। उसकी चक्र फल को क्या क्या होगा, तत्र फलम वदेत पुमान, उस स्थान में कहा हुआ फल कोई वह पुरुष के लिए कहना चाहिए। फल स्वयं बता रहे, सर में विद्यमान नक्षत्र में पैदा हो तो राज्य प्राप्ति, मुख में हो तो रोग होगा, और नेत्रस्थ नक्षत्र में हो तो सुखम नेत्रे, और रुजा करे, करस्थ नक्षत्र में जन्म हो तो रोग ही रोग होगा। रुजा मन भी रोग, मुख में भी रोग, कर में भी रोग। कंठे रोगी, कंठस्थ नक्षत्र में पैदा हो तो भी रोगी होगा। वक्षस्थलस्थ नक्षत्र में पैदा हुआ है तो धनी, गुही और पाद में विद्यमान नक्षत्र में पैदा हुआ है तो विभ्रम, पागल हो जाएगा और क्या, भ्रांति में पड़ा रहेगा, आधा पागल बने घूमते रहेगा। इस प्रकार से मंगल के भी पुरुष चक्र के निर्माण करने की तरीका और उसके फल का भी वर्णन कर दिया। बुध पुरुष चक्र, बुध ग्रह के पुरुष चक्र वर्णन करने जा रहे। देखिए, यस्मिन् वृक्षे भवे सौम्य तदाद्यम मस्तके चतुः, मुखे त्रीणि चतुर्वामे, करे दक्षिण के चतुः, हृदय षट् तथा गुह्ये चत्वारि द्वे पदे न्यसेत्, जन्मऋक्षं स्थितं यत्र फलं तत्र वदेत् पुमान्, मुखेष्ट भुक्षिरो राज्यं कष्टं वामकरे तथा, दक्षस्यन्यकरे सौख्यं, गुह्ये रोगी पदे भ्रमः। जिस नक्षत्र में बुध का संबंध बना हुआ है आपके जन्म काल में, उस नक्षत्र को आद्य बना लीजिएगा। उस आद्यम मस्तके चतुः, आदि से आरंभ करके 4 नक्षत्रों को मस्तिष्क पर लिखना। मुख में 3, वाम हाथ में 4, दाहिने हाथ में भी 4, हृदय में 6, गुह्य में 4 और शेष 2 पदे निषेध 2 पैर में 2 नक्षत्र लगा देना। पूरे 27 से आ जाएंगे। जन्म ऋक्षम स्थितम यत्र, आपके जन्म नक्षत्र जहाँ विराजमान है जिस अंग में, उस अंगानुसार फल उसके लिए कहना चाहिए। किस अंग का क्या फल है, मुखेष्ट भुक शिरो राज्यम, मुख में हो तो इष्ट, मुख इष्ट भुक, आप जो चाहेंगे वो आपको भोग मिलेगा। इष्ट भुक अनिष्ट भोगी, अपनी इच्छा के अनुसार फल पाने वाला होगा, भोग पाने वाला होगा। मुखेष्ट भुक शिरो राज्यम, सर्व में विद्यमान नक्षत्र में जन्म है तो उसका राज्य प्राप्ति होगी। मुख्य विद्यमान नक्षत्र में पैदा हो तो इष्ट का भोग प्राप्त होगा। वाम कर्म में विद्यमान 4 नक्षत्र में किसी नक्षत्र में जन्म हो तो कष्ट प्राप्त होगा। और दक्षस्य अन्य गरे सौख्यम, और जो दाहिने हाथ है उस हाथ में विद्यमान जो 4 नक्षत्र कहा गया उसमें भी उन नक्षत्रों में आपका जन्म हुआ है तो अनेक प्रकार का सुख प्राप्त होगा। और गुह्ये रोगी, गुह्यस्थ नक्षत्रों में पैदा हो तो रोगी होगा। एवं पदे भ्रमः, दक्ष से अन्य करे सौख्यम कह दिया। वक्षस्थल तथा दाहिने हाथ दोनों लेना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों में सुख प्राप्ति बता दिया। गुह्यस्थानस्थ में रोगी होगा और पैरों में जो विद्यमान नक्षत्र 2 नक्षत्र है उनमें जन्म लिया है तो भ्रम प्राप्त होएगा।